है तो मूल्यांकन वैध है। अगर उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है, मूल्यांकन में उद्देश्य नहीं जांचे जा रहे हैं, तब वह मूल्यांकन वैध नहीं होगा। मूल्यांकन का मतलब है कि उद्देश्य प्राप्त किस सीमा तक हुए, इसको जांचना। चलिए, विश्वसनीयता। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता क्या होती है तो एक लाइन में लिखेंगे हम, आप उसको नोट करिएगा। कोई भी व्यक्ति कितनी ही बार अंक प्रदान करे, लेकिन अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए। मतलब चाहे जितनी बार अंकन किया जाए, चाहे जितनी बार अंक प्रदान किए जाएं, या कॉपी जितनी बार जांची जाए, अंक प्रदान किए जाएं, अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए। अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए। आप लिख लीजिए पूरी बात। चाहे जितनी बार अंक प्रदान दिया जाए, जैसे हमारी कॉपी को हम जांचे, आप जांचें और कोई जांचे, अगर अंक हर बार सेम सेम आ रहा है तभी मूल्यांकन विश्वसनीय होगा, अन्यथा मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं होगा। इसीलिए जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के पेपर होते हैं उसी में ऐसा होता है, ओएमआर जिसको आप कहते हैं, ओएमआर भरते हैं, कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, तभी आपका जितनी बार आप चेक करवाएंगे आपका रिजल्ट सेम आएगा। याद है 68,000 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें लिखित दिया गया था अति लघुत्तरी। अब अति लघुत्तरी की समस्या ये थी कि जैसे अगर किसी शब्द का पर्यायवाची पूछ लिया तो एक दो पर्यायवाची होते नहीं है। जैसे उसने कह दिया कि अग्नि का दो पर्यायवाची लिखिए, अब आपको जो दो पर्यायवाची याद होगी आप वही दो पर्यायवाची लिखेंगे। अब मास्टर जो जांचने बैठा है उसको मान लेते हैं कि वह पर्यायवाची नहीं पता है, तो उसको तो लगेगा कि आपने पर्यायवाची नहीं लिखा है, या वो जब उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो मूल्यांकन सही नहीं कर पाएगा। विस्तृत उत्तरी में तो और ज्यादा समस्या होती है। जब व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तो व्याख्यात्मक प्रश्न में बच्चा अपना विचार लिखता है, और जो कॉपी जांचने वाला व्यक्ति है वो जब जांचने बैठता है तो बच्चे के विचार को अपने विचार से मेल करवाता है, और अगर बच्चे का विचार उसके विचार से मैच नहीं किया तो वह अंक नहीं देगा, तब वह अंक नहीं देगा। तो उसमें क्या हो जाता है कि जितनी बार जितने लोग जांचेंगे उतनी बार उसके नंबर में परिवर्तन उत्पन्न हो जाएगा, तो वह मूल्यांकन विश्वसनीय मूल्यांकन नहीं माना जाता है। लेकिन अब एक समस्या ये होती है कि जो वस्तुनिष्ठ पेपर होते हैं उसमें विचार को नहीं मापा जाता है, केवल स्मृति को मापा जाता है। इसीलिए लगातार वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न हो रहे हैं ना, प्रश्नों की प्रकृति में लगातार परिवर्तन किया जा रहा है कि किस तरीके से प्रश्नों की प्रकृति को सेट कर दिया जाए कि जिससे बच्चों के विचार का भी अंकन हो सके। विचारों का अंकन तभी हो सकता है जब विस्तृत पूछा जाए किसी मुद्दे पर। तो इसलिए मूल्यांकन प्रणाली में बहुविकल्पी, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और विस्तृत उत्तरी तीनों शामिल किए जाते हैं, सभी शामिल किए जाते हैं। इसलिए शामिल किए जाते हैं कि अगर अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी पर बच्चा क्लियर और कट है तो इसका मतलब है विस्तृत उत्तरी पर धीरे धीरे वो पकड़ रखता है। लघुत्तरी अति लघुत्तरी में अगर गड़बड़ है तो विस्तृत उत्तरी में उसको कहां से पता होगा। ठीक है। वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? अंक प्रदान करते समय अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव ना पड़े, इसलिए कैसा होना चाहिए मूल्यांकन को? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अंक प्रदान करते समय, अभी उसी की चर्चा हमने किया, अंक प्रदान करते समय अध्यापक का या मूल्यांकन करने वाले का, अंक प्रदान करते समय अध्यापक के व्यक्तित्व का, अंक प्रदान करते समय अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव ना पड़े। अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव आपके लिखे हुए पर पड़ जाएगा, तब वही वो अपने व्यक्तित्व, अपने विचार के दायरे में आकर के नंबर दे देगा। इसलिए मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। विश्वसनीय होने के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। विश्वसनीयता तभी आएगी जब वस्तुनिष्ठता रहेगी। यानी कि जो मूल्यांकन प्रणाली है उसमें जो मूल्यांकन के जो पेपर बनते हैं ना, वो कैसे होने चाहिए? परीक्षण कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। यही एक कंडीशन है जिसमें अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 4 विकल्प होंगे, उन्हीं विकल्पों से बंद करके वह उत्तर देगा विद्यार्थी, और उन्हीं विकल्पों में से जो सही उत्तर होगा उसी का मूल्यांकन करेंगे मास्टर और 1 नंबर उसको दे देंगे उस पर। तो उन पे विचार चाहे जितना हो उनका,
विचार उस पर नहीं लद पाएगा। चलिए, वस्तुनिष्ठ के बाद बात करेंगे विभेदीकरण का। कौन सा है? विभेदीकरण। अगली विशेषता है विभेदीकरण। विभेदीकरण क्या है? तो विभेदीकरण का मतलब यह है कि विभेदीकरण कि व्यक्तिक विभिन्नताओं को देखकर मूल्यांकन पत्र बनाना चाहिए। वैयक्तिक विभिन्नताओं को देखकर वैयक्तिक विभिन्नताओं को देखकर मूल्यांकन पत्र बनाना चाहिए। मूल्यांकन पत्र बनाना चाहिए। हाँ, सभी के लिए, मतलब व्यक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रख करके मूल्यांकन पत्र बनाना चाहिए। आप देखिएगा कि जब बच्चों का मूल्यांकन पत्र बनता है, यानी कि पेपर जो बनता है, उसमें ऑप्शन भी दिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और सरल और कठिन स्तर दोनों रखा जाता है उसमें रखा जाता है दोनों स्तर। अब जो जिसमें कंफर्ट होता है, जो जिसको पता होता है, वह उस पर अपना विचार लिखता है। इसलिए विविधता को ध्यान में रखना ही क्या होता है? विभेदीकरण। चलिए, विभेदीकरण के बाद नंबर किसका आता है? व्यापकता या समग्रता एक और विशेषता होती है मूल्यांकन की। मूल्यांकन की एक विशेषता होती है व्यापकता। व्यापकता या इसी को कहते हैं समग्रता। व्यापकता या समग्रता इसी को कहते हैं। व्यापकता और समग्रता का मतलब क्या होता है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। पाठ्यक्रम से संबंधित हो। प्रश्न पत्र संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा केवल कवर करना चाहिए, संपूर्ण हिस्सा कवर करना चाहिए, है ना। पहले पात्रता परीक्षा जो आयोजित होती थी, उसमें यह चीज नहीं हुआ करता था। संपूर्ण सिलेबस को कवर नहीं किया जाता था। सिलेबस का कुछ हिस्सा उठा करके प्रश्न पत्र बना दिया जाता था, जिससे विद्यार्थियों को काफी असुविधा होती थी। और ऐसे उठा लिए जाते हैं कि किसी समय कुछ लिया जाता था, किसी समय कुछ उठा लिया जाता था। तब उस पर जोर दिया गया कि अब आप संपूर्ण पाठ्यक्रम से मूल्यांकन का प्रश्न पत्र तैयार करेंगे, प्रयास करेंगे कि लगभग सभी प्रकार के टॉपिक आप टच कर लें। छोटे बच्चों के लिए भी यही किया जाता है। चलिए, मितव्यता होनी चाहिए, यानी कि कम खर्च होनी चाहिए। धन की बचत वाला मूल्यांकन होना चाहिए। धन की बचत मूल्यांकन ऐसा हो जिसमें धन की बचत हो सके, बहुत ज्यादा खर्चा ना आ जाए मूल्यांकन करने में, बहुत ज्यादा धन का बजट का भार ना आ जाए मूल्यांकन करने में। तो धन की बचत होनी चाहिए मूल्यांकन में, ऐसा होना चाहिए, कम खर्च। मानकीकृत। अगला कौन सा होगा? मानकीकृत। मानकीकृत का मतलब क्या होता है कि वैज्ञानिकता का उसमें समावेश हो। वैज्ञानिकता का समावेश हो। वैज्ञानिकता का समावेश हो उसमें, मतलब चरणबद्ध हो। वैज्ञानिकता का मतलब क्या है? विज्ञान कहाँ होता है कि विषय वस्तु अगर क्रमबद्ध तरीके से है, व्यवस्थित और संगठित रूप में है, तभी वहां पर वैज्ञानिकता होगी। तो इसमें भी क्रमबद्धता का, व्यवस्था का और संगठन का बहुत अच्छा ध्यान रखना जाना चाहिए। चलिए आगे चलेंगे अगले पर। व्यवहारिकता इसका एक गुण है। अच्छे मूल्यांकन की एक विशेषता यह भी है, व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है? व्यवहारिकता का मतलब यह होता है कि औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए, अनौपचारिक पर नहीं। औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर, औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर, औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। औपचारिक शिक्षा प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों से हम सीखते हैं। हमारी शिक्षा औपचारिक और अनौपचारिक दो रूपों की होती है। जब हम निर्धारित स्थान पर, निर्धारित व्यक्ति के द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं, तब वो औपचारिक होता है। यानी कि स्कूली शिक्षा, जो विद्यालयी शिक्षा है, वो औपचारिक है। और कहीं भी कभी भी मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से हम कुछ भी सीख रहे हों, कहीं भी सीख रहे हों, वो अनौपचारिक होता है। तो मूल्यांकन कैसी हो?
व्यवहारिक हो। यानी कि व्यवहारिक होने का मतलब है कि जीवन से नहीं संबंधित हो। व्यवहारिक का मतलब शिक्षण में होता है, व्यवहारिक का मतलब जीवन से संबंधित। लेकिन मूल्यांकन में व्यवहारिकता का मतलब हो जाता है कि औपचारिक शिक्षा से संबंधित हो, कि जो पढ़ाया जाए मूल्यांकन वहीं से किया जाए। सरलता, अगला गुण कौन सा होता है? सरलता। अगला गुण होता है सरलता। सरलता का मतलब यह है कि नियम निर्देश सरल हो और उत्तर देने में कठिनाई ना हो बच्चे को। सरलता यही होती है कि नियम निर्देश सरल हो, नियम निर्देश सरल हो, नियम निर्देश सरल हो, उत्तर देने में कठिनाई ना हो, उत्तर देने में कठिनाई ना हो, उत्तर देने में कठिनाई ना हो, कठिनाई ना हो, उत्तर देने में विद्यार्थियों को कठिनाई ना हो। नियम निर्देश अपने सरल होने चाहिए। यह मूल्यांकन की एक विशेषता कौन से नाम से जानी जाती है? सरलता के नाम से जानी जाती है। और अगले मूल्यांकन की विशेषता पर चलेंगे। अगले मूल्यांकन की विशेषता में क्या आता है? समय की बचत। मूल्यांकन की यह विशेषता हो कि उसमें समय का भी ध्यान रखा जाए, समय की बचत हो। समय की बचत का मतलब क्या होता है कि समय की बचत हो का मतलब है कि प्रश्न पत्र ऐसा बनाया जाए कि बच्चे को समय खर्च ना हो, जैसा समय लगना हो उतना ही समय बच्चे को निर्धारित किया जाए। ऐसा नहीं कि मूल्यांकन का समय जो प्रपत्र जो पत्र बनता है, प्रश्न पत्र बनता है, उसमें समय आधी घंटा का लगे और मूल्यांकन अवधि निर्धारित कर दी जाए 3.5 घंटे की, या 3.5 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे की अवधि निर्धारित कर दिया जाए जिसमें बच्चे के समय का खर्च ज्यादा हो जबकि वह जल्दी कर ले काम को। मूल्यांकन बहुत बड़ा, बहुत छोटा समय खर्च करना, बहुत कम समय वाला भी मूल्यांकन सही नहीं होता है और बहुत अधिक समय वाला भी मूल्यांकन सही नहीं होता है। क्योंकि जितना आपने अपने जीवन में सीखा उसको कुछ मिनटों, कुछ घंटों में पूरा का पूरा उतार करके अपनी क्षमता को दिखा देना है, इतना ही समय होना चाहिए मूल्यांकन में। उद्देश्य निष्ठता होनी चाहिए। अगली विशेषता कौन सी हो गई? उद्देश्य निष्ठता की। उद्देश्य निष्ठता, उद्देश्य निष्ठता। उद्देश्य निष्ठता का मतलब क्या होता है कि मूल्यांकन उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। मूल्यांकन निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए, होना चाहिए, निर्धारित उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। पहला वाला जो लिखवाए हैं और अंतिम वाले में यही अंतर है। वैधता का मतलब है उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो। मतलब उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक होने का मतलब क्या है कि मूल्यांकन ऐसा किया जाए जो उद्देश्य को पूरा कर ले, अपने उद्देश्य को, जिस उद्देश्य से मूल्यांकन का विकास किया गया है। मूल्यांकन का विकास इसलिए किया गया है कि हम यह जान सकें कि बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक क्षेत्र का कितना विकास हुआ, कितना उद्देश्य पूरा हुआ। मूल्यांकन जिस उद्देश्य से किया जा रहा है, मूल्यांकन अगर उस उद्देश्य को प्राप्त कर ले रहा है तो ये उसकी वैधता है। और अंतिम है उद्देश्य निष्ठता का मतलब यह है कि निर्धारित उद्देश्य जो किए गए हैं शिक्षा के, उस निर्धारित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्यांकन का पत्र तैयार करना चाहिए। मूल्यांकन का जो पेपर बनाया जाना चाहिए उद्देश्यों को ध्यान में रखना बनाया जाना चाहिए, तभी उसकी वैधता सुनिश्चित हो सकती है, तभी तो वह अपने उद्देश्य में, है ना। सीसीई की प्रथम सिफारिश, सीसीई की प्रथम सिफारिश, प्रथम सिफारिश कब की गई थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार सीसीई की सिफारिश की गई थी, यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन की। लेकिन दुर्भाग्य था कि उस समय लागू नहीं हो पाया। लागू किया गया किसे, किसके अंतर्गत? एनसीएफ 2005 के तहत, एनसीएफ 2005 के तहत लागू किया गया।
एनसीएफ 2005 के तहत इसको लागू किया गया। इसके अंतर्गत मूल्यांकन शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का होता है। यानी कि इस मूल्यांकन में दोनों क्षेत्र को शामिल किया गया है, शैक्षिक क्षेत्र को भी शामिल किया गया है और सह शैक्षिक क्षेत्र दोनों को, यानी कि जो शिक्षा के साथ में सहायक होते हैं उनको भी शामिल किया गया है, यानी व्यवहारिक जीवन भी शामिल हुआ है। ये जो सतत है ना, सतत शब्द का मतलब क्या होता है? सतत का मतलब कंटिन्यूअस, यानी कि निरंतर चलने वाली, निरंतर, है ना। सतत का मतलब निरंतर होता है। और समग्र यानी कि व्यापक का मतलब क्या होता है? व्यापक का मतलब क्या होता है कि व्यापक का मतलब होता है कि शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पक्ष शामिल किया गया है, ये इसकी व्यापकता है। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों को शामिल किया गया है, यही इसकी व्यापकता है। और सतत होने का मतलब है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सतत और व्यापक मूल्यांकन इसको कहा जाता है। चलिए, शैक्षिक पहलुओं में क्या शामिल किया जाता है यहीं पर हम समझा देते हैं आपको। शैक्षिक पहलू में किसको शामिल किया गया है? तो जो शैक्षिक पहलू है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, शैक्षिक पहलू के अंतर्गत शामिल किसको किया गया है? पाठ्यक्रम को। शैक्षिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किसको किया गया है? पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है। यानी कि जब पाठ्यक्रम से आधारित मूल्यांकन प्रपत्र बनता है तब शैक्षिक मूल्यांकन होता है। और सह शैक्षिक मूल्यांकन कौन सा होता है? सह शैक्षिक मूल्यांकन का मतलब है कि जो सह शैक्षिक क्षेत्र यानी जीवन कौशल अभिवृत्ति और जिसके अंतर्गत मूल्य परीक्षण होता है। जीवन कौशल अभिवृत्ति, जीवन कौशल अभिवृत्ति एवं मूल्य परीक्षण एवं मूल्य, इसको जब शामिल कर लिया गया तो इसका मतलब है कि सह शैक्षिक क्षेत्र का भी मूल्यांकन शामिल हो गया है। तो जब हम बच्चों के लिए मूल्यांकन बनाते हैं ना तो शैक्षिक मूल्यांकन होता है वहां पर। जैसे आपके मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र को शामिल किया गया है। आप अध्यापक बनने के योग्य हैं या नहीं हैं, जो आपकी अध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है वह मूल्यांकन जो है आपका, आपकी जो गुणवत्ता को बताएगा, उस मूल्यांकन में शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र को शामिल किया गया है। आपके बीएड और बीटीसी के पाठ्यक्रम को शामिल करके जो मूल्यांकन पत्र बनाया जा रहा है वो शैक्षिक हो गया। जीवन कौशल अभिवृत्ति और मूल्य जो आपका परीक्षण में आता है, यह सिलेबस या आपके जीवन से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है। ठीक है, क्यों इसको शामिल क्यों किया जाता है समझिएगा। जो वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था है वह वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था केवल बौद्धिक विकास पर केंद्रित हो गई है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास करना। लेकिन वर्तमान की शिक्षा केवल बौद्धिक विकास पर ही केंद्रित हो गई है। इसलिए सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को तभी पूरा किया जा सकता है कि जब शैक्षिक के साथ साथ बच्चों को सह शैक्षिक क्षेत्र की जानकारी भी दीजिए, यानी उनको जीवन कौशल अभिवृत्ति और मूल्यों की शिक्षा भी दीजिए। क्योंकि केवल शिक्षा आप प्रदान करेंगे और केवल शैक्षिक मूल्यांकन आप करेंगे तो बच्चे के केवल बुद्धि का आकलन हो सकता है, उसका केवल बौद्धिक विकास हो सकता है। जब आप सह शैक्षिक क्षेत्र को भी शामिल करेंगे, इसको आप मौखिक रूप से करते हो, निरंतर शिक्षण क्रिया के दौरान निरंतर आप शैक्षिक सह शैक्षिक मूल्यांकन करते रहते हैं, लेकिन जो वर्ष के अंत में या अर्धवार्षिक त्रैमासिक जो भी परीक्षा आप लेते हैं वह शैक्षिक होती है। लेकिन जो आप मौखिक रूप से बच्चे से लगातार कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, उसके जीवन से, उसके मूल्य, उसके आदर्श से संबंधित, वह सह शैक्षिक मूल्यांकन होता है। पढ़ाने में भी इन तीनों दोनों चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। केवल पाठ्यक्रम पढ़ाएंगे तो केवल बौद्धिक विकास होगा। पाठ्यक्रम को अगर जीवन से जोड़ देंगे, व्यवहार से जोड़ देंगे, तो आप उसको सह शैक्षिक भी क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं।
तब केवल बौद्धिक विकास का उद्देश्य नहीं पूरा होगा, तब सर्वांगीण विकास का उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन केवल पाठ्यक्रम की शिक्षा अगर आप दे रहे हैं और केवल पाठ्यक्रम का ही मूल्यांकन आप कर रहे हैं, तब केवल शैक्षिक मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र में उसे आगे बढ़ा रहे हैं, यानी बौद्धिक विकास कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान का पाठ्यक्रम केवल केवल बुद्धि के विकास पर आधारित है, जबकि शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना। तो आपके भी पाठ्यक्रम में इन दोनों को शामिल किया गया है कि आपका सर्वांगीण विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आप ही का सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है, एक अध्यापक हैं, तो आप बच्चों का सर्वांगीण विकास क्या करेंगे? घंटा। हंस लो यार, मस्त रहो, सीरियस पढ़ा दिए क्या? हाँ, थोड़ा हंस भी लो। एकदम मौन होकर के, शांत होकर के पढ़ते हो आप लोग ना, तो हमको खुदे लगता है कि पढ़ रहे हो कि बैठे बैठे सो गए। हमारी क्लास की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि बच्चे सोते बहुत हैं। हम ऑफलाइन जब पढ़ाते हैं ना, तो कई लोग ऐसे ऐसे अठंग जाते हैं पूरा का पूरा। सुबह 7 बजे वाली क्लास में ही दीवार मिल गई अगर ना, तो बंदा इसे निपट लेता है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कि हम पढ़ाते हैं कि लोरी गाते हैं। वो वाला भय हमको ऑनलाइन में भी है कि पता लगे हम रिदम में अपना बोले जा रहे हैं और जो देख रहे हैं। आगे बढ़िएगा, कुछ बातें और चलेंगे। अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके एक पॉइंट और लिखेंगे। एक पॉइंट ये है कि सतत और सीसीई मूल्यांकन या सीसीई यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में छात्रों की छात्रों की छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। कमजोरियों का पता लगाया जाता है। छात्रों की कमजोरियों का पता लगाया जाता है। ठीक है। और उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उनकी कमजोरियों को उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है। उनकी कमजोरियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाता है। शिक्षण का कार्य किया जाता है। उपचार शब्द ही मेडिकल से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं उपचार करवाने के लिए, तो पहले डॉक्टर आपके कमी का पता लगाता है कि दिक्कत क्या है, और जो कमी का पता लग जाता है तो उसी कमी को दूर करता है, उपचार करता है आपका। चलिए, इसमें क्या होता है, सीसीई मूल्यांकन के अंतर्गत अंक नहीं दिया जाता है, ग्रेड दिया जाता है। एक पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, सीसीई में अंक नहीं, ग्रेड दिया जाता है। ग्रेड दिया जाता है ताकि बच्चों में ये रहे कि विभिन्नता ज्यादा ना पैदा हो जाए, इसलिए ग्रेड दिया जाता है। क्योंकि ज्यादा नंबर अगर जो पा लिया, जो कम नंबर पा लिया। अनिल कह रहे हैं हमारे घर तो चने का साग और चावल की रोटी बनी है। वाह, मस्त है यार, लालच लगवा दोगे हैं। अगले पर चलिएगा। गीता भुक्कल समिति ने 2009 में सीसीई को कक्षा 9 में लिख देते हैं। गीता भुक्कल समिति ने गीता भुक्कल समिति ने गीता भुक्कल समिति ने सीसीई को कक्षा 9
और 2010-11 में कक्षा 10 में अपनाने पर बल दिया। और 2010-11 में कक्षा 10 में अपनाने पर, कक्षा 10 में अपनाने पर बल दिया। कक्षा 10 में अपनाने पर बल कब दिया गया इसको? 2010-11 में। यानी कक्षा 9-10 में सतत व समग्र प्रणाली को लागू केंद्रीय शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 2010-11 में इसे लागू किया। तो यहीं पर लिख देते हैं डायरेक्ट, सीबीएसई ने 2010-11 में लागू किया इसको। सीबीएसई ने अपने बोर्ड में इसको लागू किया 2010-11 में। यहां पर दो प्रकार की परीक्षाएं ली जाती है। सीसीई में दो प्रकार की परीक्षा ली जाती है, दो प्रकार की परीक्षा ली जाती है, दो प्रकार की परीक्षा ली जाती है। दो प्रकार की परीक्षा कौन कौन सी ली जाती है? तो एक परीक्षा होती है कौन सी? रचनात्मक, जो आकलन में हमने समझाया था, रचनात्मक, या इसी को बोलते हैं निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव जिसको कहते हैं। रचनात्मक या निर्माणात्मक, फॉर्मेटिव जिसको कहते हैं, फॉर्मेटिव टेस्ट। क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव टेस्ट। ये फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। फॉर्मेटिव टेस्ट में क्या होता है? आकलन में समझाया था, दो प्रकार का आकलन होता है ना, बताए थे, याद है? चलिए, फॉर्मेटिव में क्या होता है? शैक्षिक सत्र में एक बार आयोजित होता है। शैक्षिक सत्र में शैक्षिक सत्र में एक बार, शैक्षिक सत्र में एक बार आयोजित होता है, या कुल ग्रेड के 40% का होता है। कुल ग्रेड का 40% होता है। ये बात आपको समझ में आएगी आगे। विद्यालय स्तर पर आयोजित होता है, या किस स्तर पर आयोजित होता है? विद्यालय स्तर पर, विद्यालय स्तर पर होता है। अरे यार, नहीं, वो विद्यालय से नहीं मिलने लगा कुछ नंबर? नहीं कहते हो आप लोग कि अब तो विद्यालय से ही कुछ नंबर मिलना शुरू हो गया? अब तो हायर तक लागू हो गया है, एमए में भी कुछ मिल जाता है, 40% विद्यालय ही दे देता है। याद आया ना कि 20-30 नंबर विद्यालय नहीं देते हैं? वही चीज है। और दूसरा जो होता है योगात्मक होता है। दूसरा कौन सा होता है? योगात्मक। योगात्मक को क्या बोलते हैं? इसी को, योगात्मक को रूपात्मक बोलते हैं, समेटिव टेस्ट जिसको कहते हैं। समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट में क्या होता है कि 2 बार आयोजित होती है, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार होती है। परीक्षण के बाद एक योगात्मक परीक्षण होता है। रचनात्मक, 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद, 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद, 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद एक योगात्मक, ऐसे लिख लेना संकेत में। 2 रचनात्मक परीक्षण हो जाएगा तो एक योगात्मक परीक्षण होगा। और यह जो है, प्रत्येक योगात्मक परीक्षण का अधिभार कितना होता है? 30% होता है। अधिभार इसका कितना होता है? 30%। ये हम कल समझाएंगे। अधिभार, अधिभार कितना होता है? 30% होता है। प्रत्येक योगात्मक परीक्षण का अधिभार 30% होता है। यह भी विद्यालय द्वारा आयोजित होता है। इसका आयोजन कौन करता है? विद्यालय करता है। लेकिन प्रश्न पत्र बनाने का कार्य और उत्तर पत्र की जांच करने का काम सीबीएसई के द्वारा किया जाता है। आयोजित करेगा विद्यालय, लेकिन प्रश्न पत्र की जांच, है ना, और मूल्यांकन जो करेगा, जांच का कार्य और मूल्यांकन का कार्य कौन करेगा? सीबीएसई करेगा। बस इतनी बात ध्यान में रखिएगा। योगात्मक परीक्षा वर्ष में 2 बार होती है। 2 रचनात्मक परीक्षण के बाद एक योगात्मक परीक्षा होगी। अधिभार 30% इसका रहेगा कुल का। इसका कितना रहेगा? 40%। इसका कितना रहेगा? 30%।
विद्यालय आयोजित करेगा, लेकिन जाँच का कार्य और मूल्यांकन का कार्य कौन करेगा? सीबीएसई करेगा। कल हम आपको समझाएँगे कि सीबीएसई का जो पैटर्न सीसीई पैटर्न है, उसमें मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम के 5 माह के हिसाब से कैसे बाँटा जाता है, इसको हम कल आपको समझाएँगे, जानकारी के लिए केवल समझाएँगे।